अस्सलाम वालेकुम। पास आवाज़ आ रही है तो मुझे मैसेज कर दें, हम लेक्चर स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा, हम लास्ट लेक्चर में फ्लोराइड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। मैं थोड़ी सी क्विक रिविजन करूँगी और उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट कर देंगे। फ्लोराइड में हमने पढ़ा था कि इसकी नेचुरल अकरेंस पढ़ी थी। नेचुरल अकरेंस इसकी मेनली ये थ्रू वाटर, पानी में ज़्यादा होता है, सी फूड में होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में होता है। फिर हमने पढ़ा था कि इसका मेटाबॉलिज्म क्या है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, एक्सक्रीशन कैसे होती है। एक्सक्रीशन मेनली इसकी किडनी के थ्रू होती है, बाकी स्वेट के थ्रू होती है। एब्जॉर्प्शन इसकी गट में होती है और ज़्यादा जो मेन एब्जॉर्प्शन इसकी होती है वो एनामल में और बोन्स में होती है। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फ्लोराइड। तो सोर्सेज में हमारे पास सिस्टेमिक सोर्सेज आ गई थी और टॉपिकल सोर्सेज आ गई थी। सिस्टेमिक सोर्सेज में हमें पता है सॉल्ट फ्लोरिडेशन, वाटर फ्लोरिडेशन, मिल्क फ्लोरिडेशन, ये चीज़ें पढ़ी थी। ऑल्दो हमने टॉपिकल में पढ़ा था कि मैं आपको एक दफ़ा दोबारा टॉपिकल दोबारा करा देती हूँ। टॉपिकल में हमारे पास APF था, एसिडुएटेड फॉस्फेट फ्लोराइड। एक स्टेनस फ्लोराइड था और एक सोडियम फ्लोराइड था। टॉपिकल में दो देयर वर टू टाइप्स ऑफ फ्लोराइड, ऑपरेटर एडमिनिस्ट्रेड फ्लोराइड सॉल्यूशंस एंड फ्लोराइड जेल्स एंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड में फ्लोराइड डेंट्रीफिस आ जाते हैं, सोडियम फ्लोराइड आ जाती है व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ माउथ रिंसेस। ऑपरेटर एडमिनिस्ट्रेड में हमने फ्लोराइड सॉल्यूशंस पढ़ लिए थे, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड। फ्लोराइड जेल्स में हमने एसिडुएटेड फॉस्फेट फ्लोराइड पढ़ ली थी। हमने आज सोडियम फ्लोराइड वार्निशेस पढ़नी थी। तो व्हाट इज़ अ वार्निश? वार्निश इज़ बेसिकली अ लेकर। जिस तरह पॉलिश होती है वैसे वार्निश की कंसिस्टेंसी पॉलिश की तरह होती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वार्निशेस, ड्यूरोफैट which has sodium fluoride in it and fluoroprotector which is silane fluoride. Two types of varnishes हैं, ड्यूरोफैट and fluoroprotector. Fluoroprotector is a colorless polyurethane lacquer. ये पॉलिश की तरह होती है, लेकर की तरह होती है। The fluoride compound is a difluorosilane ethyl fluorohydroxy साइलेन। इसके अंदर ये द फ्लोराइड कंपाउंड जो फ्लोरो प्रोटेक्टर के अंदर होता है, फ्लोरो प्रोटेक्टर के अंदर वो डाई फ्लोर साइलेन इथाइल डाई फ्लोरोहाइड्रोक्सी साइलेन होता है। इसमें एक्टिव फ्लोराइड 7000 पार्ट्स पर मिलियन होती है। तो एक्टिव फ्लोराइड अवेलेबल इन फ्लोर प्रोटेक्टर इज 7000 parts per million. Whereas Durofat is a sodium fluoride varnish. ये sodium fluoride varnish होती है and which contains 22.6 mg fluoride per ml suspended in an alcoholic solution. ये 22.5 mg फ्लोराइड पर ml होती है इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन। इसमें एक्टिव फ्लोराइड कितनी होगी? अगर 22.6 mg है तो एक्टिव फ्लोराइड इसमें 22,600 पार्ट्स पर मिलियन होती है। फ्लोरो प्रोटेक्टर लेकर की तरह होता है, इसमें एक्टिव फ्लोराइड 7000 पार्ट्स पर मिलियन होती है। whereas the active fluoride available in Durofat is 26,600 parts per million. इसकी एप्लीकेशन कैसे करते हैं? हाउ डू वी अप्लाई वार्निश? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू ओरल प्रोफाइलेक्सिस। ओरल प्रोफाइलेक्सिस मीन्स कि आपने टीथ को अच्छी तरह प्लैक कैलकुलस रिमूव किया, क्लीन किया, उसको ड्राई किया। दिस इज ओरल प्रोफाइलेक्सिस. First of all, we'll do oral prophylaxis, then we'll dry the teeth. Teeth are not isolated with rolls or as varnish being sticky has a tendency to stick to cotton rolls. बाकी सब जो हम फ्लोराइड सॉल्यूशंस अप्लाई कर रहे थे, फ्लोराइड जेल्स अप्लाई कर रहे थे, उसमें हम टीथ को आइसोलेट कर रहे थे विद कॉटन रोल्स so that the teeth should remain dry while we apply the
fluoride solutions. But in varnish, we cannot isolate them with cotton rolls because it has a tendency to stick to the cotton rolls. Varnish stick कर जाती है cotton rolls के साथ, इसलिए हम इसमें cotton rolls apply नहीं करेंगे. The application is done with a single tufted small brush. Single tufted small brush होता है, जिससे आप for example एक toothbrush ले लो, उसके अंदर bristles होते हैं. Single tufted means कि वो जो एक 3-4 ब्रिस्टल्स का एक छोटा सा टफ्ट होता है, उसको सिंगल टफ्टेड टूथब्रश कहते हैं. ये देख लें आप, दिस इज सिंगल टफ्टेड टूथब्रश. It is applied with a single tufted small brush. After application, patient is made to sit with mouth open for 4 minutes. Patient is instructed not to rinse or drink for 1 hour and not to eat anything solid till the next morning. अच्छा, इसमें करते क्या है कि हम पहले ओरल प्रोफाइल एक्सेस करते हैं, टीथ को अच्छी तरह क्लीन किया, प्लैक रिमूव किया, टीथ ड्राई किए, फिर उसको हमने ड्राई पोजीशन में रख के एक स्मॉल टफ्टेड ब्रश के साथ हमने फ्लोराइड वार्निश अप्लाई करनी है. फ्लोराइड वार्निश हम अप्लाई करके पेशेंट से कहेंगे कि वो 4 मिनट्स तक हम उसको उसी तरह चेयर पे उस पोजीशन में रखेंगे विद द माउथ ओपन. 4 मिनट्स बाद वील आस्क द पेशेंट कि उसने 1 घंटे तक रिंस नहीं करना, कुछ पीना नहीं, और आफ्टर दैट ही कैन टेक सॉफ्ट डाइट, लिक्विड्स एंड वेरी सॉफ्ट डाइट लाइक स्मूदीज, नो सॉलिड टिल द नेक्स्ट डे. हमने मिनिमम 18 आवर्स का कांटेक्ट देना होता है फ्लोराइड वार्निश में को और टूथ के साथ. Contact between the varnish and tooth surface are needed to be maintained for 18 hours for prolonged interaction between fluoride and enamel. इसका mechanism of action क्या होता है? When a varnish is applied topically under controlled condition, a reservoir of fluoride ions get builds up around the enamel of the teeth. जब हम वार्निश अप्लाई करते हैं एनामल पे, एक रेजर्वोयर बन जाता है फ्लोराइड आइंस का, एक बल्क बन जाता है. फ्लोराइड आइंस पूरे एनामल को कोट कर लेते हैं, एक रेजर्वोयर, एक बल्क फ्लोराइड आइंस का बन जाता है. फ्लोराइड कीप्स ऑन स्लोली रिलीजिंग एंड कंटिन्यूसली रिएक्टिंग विद द हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स ऑफ एनामल. हमने पहले भी पढ़ा था कि फ्लोराइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स के साथ मिलके फ्लोरो एपेटाइट बना देता है. हाइड्रोक्सिल एपेटाइट क्रिस्टल में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो लीव करता है, एक वॉइड छोड़ देता है, उस वॉइड में फ्लोराइड चला जाता है, फ्लोरो एपेटाइट क्रिस्टल बना देता है विच इज मोर स्टेबल एंड इट इज लेस sensitive or to corrosion. Whenever the acid acts on the enamel, because of the stability of the fluoroapatite crystals, it does not dissolve or demineralize. Fluoride keeps on slowly releasing, continuously reacting with the hydroxyapatite crystals of the enamel over a longer period of time, leading to deeper penetration of the fluoride and formation of fluoroapatite crystals. इसमें same वही process हो रहा है, hydroxyapatite crystal फ्लोरोएपेटाइट क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहा है. स्लो रिलीज ऑफ फ्लोराइड आइंस होगी, जो फ्लोराइड रेजर्वोयर वार्निश लगाने से टूथ के ऊपर बना है वो स्लोली फ्लोराइड आइंस रिलीज करता जाएगा. हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स फ्लोरोएपेटाइट क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होते जाएंगे विच इज अ मोर स्टेबल कंपाउंड. Recommended dose of 0.5 ml of Durofat for a single application contains 11.3 mg of fluorine and 0.5 ml of fluoroprotector contains 3.1 mg of fluorine. Recommended dose क्या है? एक विजिट के लिए या एक सेटिंग के लिए एप्लीकेशन जो हम फ्लोराइड वार्निश की करते हैं दैट इज 0.5 ml. 0.5 ml Durofat and 0.5 ml fluoroprotector, in which 0.5 ml Durofat contains 11.3 mg of fluoride and 0.5 ml of fluor protector contains 3.1 mg of fluoride. Now fluoride dentifrice. Dentifrice क्या होता है? Dents means tooth and ficere means to rub. इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी सब्सटेंस है या ऐसी कोई फ्लोराइड पेस्ट है या सोल्यूशन है जो हम टूथ के ऊपर रब करते हैं. रब हम किसके थ्रू करते हैं? विद सम ब्रश. तो ये एक इट इज अ फॉर्म ऑफ टूथपेस्ट, फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट.
The term dentifrice is derived from a Latin word dens, which means tooth, and fecere means to rub. The most commonly used fluoride dentifrice are sodium monofluorophosphate and sodium chloride. Two commonly used fluoride dentifrices in which is sodium monophosphate and sodium fluoride. ये mainly toothpaste की form में आती हैं, which is applied on the toothbrush and then you rub it on the teeth. Monofluorophosphate dentifrice are considered to have more advantage over sodium fluoride and stannous fluoride because it has neutral pH, greater stability to oxidation and hydrolysis, greater shelf life, increased availability of fluoride, and no staining of teeth. Monofluorophosphate dentifrices जो हैं, they are considered to be better than sodium fluoride and stannous fluoride dentifrices. Why? Because they have a neutral pH. ना वो acidic होती हैं, ना वो alkaline in nature में होती हैं. They cannot provide any harm to the tooth. Greater stability to oxidation and hydrolysis means कि इसमें आयन रिलीज नहीं होते, ऑक्सीडेशन भी नहीं होती, हाइड्रोलिसिस भी नहीं होती, ब्रेकडाउन भी नहीं होता और किसी किस्म के आयन्स भी रिलीज नहीं होते. ग्रेटर शेल्फ लाइफ मीन्स कि ज़्यादा देर के लिए स्टोर किया जा सकता है. इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोराइड, इसमें ज़्यादा फ्लोराइड आइंस अवेलेबल होते हैं एंड दिस डज नॉट कॉज स्टेनिंग ऑफ द टीथ. वेराज जब फ्लोराइड टॉपिकली एक्सेसिव अप्लाई किया जाए तो उसमें फ्लोरोसिस की बहुत चांसेस होते हैं. इसमें देयर इज नो स्टेनिंग ऑफ टीथ. Where are the dentifrices indicated? They are indicated for the prevention of dental caries. They are indicated in increased risk patients, and sometimes they are also indicated for the desensitization property of fluoride, where desensitization is required. Dental caries prevention is recommended for each patient as a part of the complete prevention program. Fluoride का main purpose ही dental caries को prevent करना है. तो mainly ये कहाँ provide किया जाता है, जहाँ dental caries prevent करनी होती हैं, या फिर वो patients जहाँ पे rampant caries जो fastly फौरन से caries इंक्रीज करती है, पेनिट्रेट करती है टूथ में, वहाँ पे, या फिर एडवाइज टू ब्रश सेवरल टाइम्स ईच डे विद फ्लोराइड कंटेनिंग डेंटिफ्रिसेस. जिन पेशेंट्स में रैम्पेंट केरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे they are advised to brush the teeth with fluoride dentifrices. Desensitization. Certain dentifrices containing fluoride have desensitizing properties. Desensitizing properties का मतलब होता है कि उनमें they reduce the sensitivity of the tooth. For example, जहाँ गर्म ठंडा लोगों को ज़्यादा लगता है, कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि by applying fluoride, sensitivity tooth की कम हो जाती है. So it has desensitizing properties as well. Preparations. Fluoride dentifrices are available as gels or paste. Gels और paste की form में होती हैं. Sodium fluoride and sodium monofluorophosphate dentifrices are approved currently. Approved अभी तक sodium fluoride and sodium monofluorophosphate dentifrices हैं. अभी तक gel और paste की form में होती हैं. We have to apply it on the toothbrush and then we have to apply it on the teeth. इसका procedure क्या है? The recommended procedure for dental fluoride dentifrices is, first of all, we select an approved fluoride containing dentifrice. Place a small amount of dentifrice on the toothbrush tips. Use only a small amount the size of a pea. Spread dentifrices over the tea with a light touch of brush. Proceed with correct brushing. Keep dentifrice container out of reach of children. आपने क्या करना है कि आपने कोई भी recommended, जो आपके dental surgeon ने fluoride toothpaste पहले recommend की, फिर how will you use it? You will apply a pea size of that toothpaste or a dentifrice on a toothbrush and you will rub it on the teeth. The safety of this is fluoride toothpaste generally contains around 800 to 1000 parts per million of fluoride, and the free available fluoride is approximately 500 to 600 parts per
million. That is about 30 mg of fluoride in a tube of 50 mg. टूथपेस्ट में जो टोटल फ्लोराइड का कंटेंट होता है वो 800 टू 10,000 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड होता है. इसमें फ्री अवेलेबल फ्लोराइड जो आपके टूथ के साथ एक्ट करती है वो 500 टू 600 पार्ट्स पर मिलियन होती है. अबाउट 30 mg of fluoride in a tube of 50 mg. mgs में अगर हम कंसिडर करेंगे तो 30 mg फ्लोराइड होगी इन 50 mg ऑफ ट्यूब. और अगर हम पार्ट्स पर मिलियन में करेंगे तो 500 टू 600 पार्ट्स पर मिलियन होंगे इन 8,000 और 800 और 1000 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड. Recommendations for use of fluoride. For children below 4 years, it is not recommended. For children 4 to 6 years, brushing once daily with fluoride toothpaste is recommended and other 2 times without a paste. एक दफ़ा with paste and 2 दफ़ा without paste. For children 6 to 10 years, brushing twice daily, once with fluoride toothpaste and once without the paste. And for children above 10 years, brushing 3 times with fluoride toothpaste. These are the recommendations. 4 years से कम recommended ही नहीं है. 4 to 6 years, you have to brush 3 times a day, but once with fluoride toothpaste. For children between 6 to 10 years, you have to brush twice daily, but once with fluoride toothpaste. And for children above 10 years, you have to brush 3 times a day with fluoride toothpaste. Now fluoride mouth rinses. अब fluoride dentifrice और fluoride माउथ रिंसेस वो चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ऑपरेटर या डेंटल सर्जन की ज़रूरत नहीं होती. यू कैन अप्लाई इट इन द होम. दैट इज़ नॉट ऑपरेटर एडमिनिस्टर्ड. दीज आर सेल्फ एडमिनिस्टर्ड फ्लोराइड solutions. Now, what is fluoride mouth rinse? Fluoride mouth rinsing is a practical and effective means for self-application of fluoride. The only person excluded from the practice of this method are children under 6 years of age. Under 6 years of age, and those of any age who cannot rinse because of orofacial musculature problems or other handicap. सेल्फ एडमिनिस्टर्ड है, हम घर में यूज़ कर सकते हैं फ्लोराइड माउथ रिंसेस. किन लोगों में यूज़ नहीं किए जा सकते? चिल्ड्रन अंडर बिलो ईयर्स ऑफ एज या वो लोग जिनमें कोई मस्कुलर डिफॉर्मिटी है या कोई भी मस्कुलेचर प्रॉब्लम है जो रिंस ही नहीं कर सकते, उनके फेशियल मसल्स में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दे कैन नॉट रिंस, हैंडीकैप्ड हैं, स्पेशल हैं, उन लोगों में रिकमेंडेड नहीं है. Method of preparation क्या होता है? The procedure of making a rinse every day in home is by dissolving 200 mg. ये फ्लोराइड टैबलेट्स की फॉर्म में भी होता है, फ्लोराइड सोल्यूशन की फॉर्म में भी होता है. इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है कि हम डिसॉल्व करते हैं 200 mg ऑफ सोडियम फ्लोराइड टैबलेट इन 5 टीस्पून्स ऑफ फ्रेश क्लीन वाटर. 200 mg sodium fluoride tablet मिलती है, उसमें 5 teaspoons of fresh clean water which is approximately 25 ml इसमें हम डिज़ोल्व करते हैं. और ये 5 टीस्पून्स जो होती हैं ये 4 बंदे घर के यूज़ कर सकते हैं. एक एक टीस्पून से हमने रिंस करना होता है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेते. So the procedure is we dissolve 200 mg of sodium fluoride tablet in 5 teaspoons of fresh clean water which is used. These 5 teaspoons are used by 4 persons. तो per person almost 1 teaspoon आएगी. वो हमने यूज़ कैसे करनी है? The method of use is to rinse daily with 1 teaspoon 5 ml after brushing before bed. Swish between teeth and lips tightly closed for 60 seconds and then expectorate. Fluoride rinses can be used as daily mouth rinse by community and fortnightly in schools. हमने इसको यूज़ कैसे करना कि डेली 1 टीस्पून
आफ्टर ब्रशिंग, रात को जब ब्रश किया उसके बाद हमने 1 टीस्पून जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है वो 1 टीस्पून मुंह में लेके उसको स्विश करना है। स्विश एंड स्वॉलो टेक्निक मैंने आपको पहले भी सॉल्यूशंस में बताई थी फ्लोराइड की। वी टेक द पेस्ट और सोल्यूशन इन द माउथ and we swish it between the teeth, and we make sure that the fluoride which we are rotating in our mouth is applied to all the teeth. हमने उसको ऐसे स्विश करना है कि वो लिंगुअल साइड पे भी एक्ट करे, बकल साइड पे भी एक्ट करे, लेबियल साइड पे भी एक्ट करे, सारी सर्फेसेस ऑफ द टीथ को कोट करें। हमने 60 सेकेंड्स तक उसको स्विश करते रहना एंड देन वी फिट इट। ये इसकी फॉर एडल्ट्स इट इज़ अ डेली रूटीन। डेली ये माउथ रिंसेस हमने यूज़ करने हैं बाय द कम्युनिटी एंड फोर्टनाइटली वंस इन 2 वीक्स और वंस इन 14 डेज हमने स्कूल में प्रैक्टिस कराना है। What are the advantages of fluoride rinses? 30 to 40% of the average reduction in dental caries is seen. डिसएडवांटेजेस क्या है? इट रिक्वायर्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड है, आप इस पर चेक नहीं रख सकते, सो यू नीड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन दिस। recent advances in fluoride release. recent advances क्या आए हैं फ्लोराइड के लिए? Observations have suggested that sustained release of fluoride from an intraoral device could be an approach for the control of dental caries in session groups. Such a device has now been developed, which consists of a central depot of sodium fluoride intimately mixed with a plastic copolymer and surrounded by a rate-controlling membrane. अब जो recent advances हैं fluoride application की वो क्या आई है कि इन्होंने एक device बनाई है. Basically that device contains sodium fluoride. Sodium fluoride है which is surrounded by a rate-controlling membrane. एक device है, ये जिस तरह device molar पे आप देख रहे नज़र आ रही है, ये एक device है which contains sodium fluoride which is mixed with a copolymer and it is surrounded by a membrane. इस membrane का क्या होता है? ये membrane control करती है the release of fluoride. ये एक specific उस पर set होती है, उससे जितना amount daily requirement जितनी सोडियम फ्लोराइड की चाहिए होती है उस रिक्वायरमेंट पे इट इज सो रिलीजिंग फ्लोराइड डिवाइस उसी रिक्वायरमेंट पे फ्लोराइड रिलीज करती है. Fluoride diffuses out at a rate that is controlled by the thickness of the membrane and the exposed surface area of the device. वो thickness of the membrane पे depend करता है, वो control करती है fluoride का release in the oral cavity. Device can release fluoride at the rate from 0.02 to 1 mg per day for up to 6 months. ये device 6 months तक आप patient के माउथ में रख सकते हो और इसका कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ फ्लोराइड होता है विच इज फ्रॉम द रेट विच रेट इज फ्रॉम 0.02 to 1 mg per day. The device could be incorporated into space maintenance, orthodontic appliances, partial dentures, crowns, bridge work and of course directly on the tooth surface. अच्छा डिवाइस आप पेशेंट के टीथ पे या पेशेंट की ओरल कैविटी में प्लेस कैसे करते हो? या तो विद द स्पेस मेंटेनेंस, स्पेस मेंटेनेंस होते हैं जो मोलर्स में अप्लाई किए जाते हैं व्हाइल यू स्टार्ट द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट. किसी भी ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस के साथ हम प्लेस कर सकते हैं, किसी ब्रैकेट के साथ कर सकते हैं, किसी वायर के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, पार्शियल डेंचर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्राउन ब्रिजेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. The handicapped that are unable to carry out normal oral hygiene procedures are also likely to be beneficiaries. Mostly ये डिवाइस जो है ये उन हैंडीकैप या स्पेशल लोगों के लिए जो खुद अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते, उनके लिए ये डिवाइस होती है so that they can get the benefit out of it. Now our next topic is toxicity of fluoride. Toxicity refers to the symptoms manifested because of overdosage or excessive administration of fluoride. Toxicity क्या होती है? Toxicity of fluoride बेसिकली होती है जब आप एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड ले लेते हो, उसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं. जब आपके अंदर हार्मफुल
फ्लोराइड अपने एडवर्स इफेक्ट्स शो करने शुरू कर देती है। एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड जब आपकी बॉडी में जाती है तो वो सिम्टम्स शो करने शुरू कर देती है। Toxicity of fluoride is of two types. One is acute and one is chronic. Acute means due to single ingestion of large amount of fluoride. आपने एक टाइम पे ज़्यादा फ्लोराइड इंजेस्ट कर ली। और chronic toxicity means लॉन्ग टर्म इंजेक्शन ऑफ स्मॉलर अमाउंट। आप स्मॉल अमाउंट में लॉन्ग टाइम काफ़ी अरसे से स्मॉल अमाउंट में फ्लोराइड ज़्यादा इंटेक कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कुछ जगहों पे वाटर फ्लोरिडेशन बहुत ज़्यादा होती है, लार्जर अमाउंट में फ्लोराइड ऐड हुआ होता है वाटर में, दैट कॉजेज लॉन्ग टर्म द क्रॉनिक टॉक्सिसिटी ऑफ फ्लोराइड। साथ आप फ्लोराइड टूथपेस्ट भी यूज़ कर रहे होते हैं तो फ्लोराइड डिफरेंट सोर्सेज से आपके अंदर जा रहा होता है, स्मॉल अमाउंट में जा रहा होता है और वो अपने एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा होता है। एक्यूट मीन्स कि आपने एक सिंगल डोज में ही एक्स्ट्रा लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इंजेस्ट कर ली तो वो अपने सिम्टम्स शो करेगा। एक्यूट फ्लोराइड टॉक्सिसिटी is now we'll study the dose of acute fluoride toxicity. The acute lethal dose of fluoride for a man is probably 5 grams. Lethal dose जो है वो 5 grams है. The probable range is 2 to 10 grams. Lethal dose 5 grams है, range 2 to 10 grams है. Acute fluoride poisoning has been recorded because of accident or deliberate attempts to suicide. मेनली ये एक्सीडेंट्स में नोटिस किया गया या फिर डेलिब्रेट अटेम्प्ट सुसाइड अटेम्प्ट्स में नोटिस किया जाता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लोराइड ले ली जाती है। लीथल डोज 5 ग्राम्स है जिसकी रेंज 2 to 10 ग्राम्स है, वेयर एज लीथल डोज इज द अमाउंट ऑफ ड्रग लाइकली टू कॉज डेथ। एडल्ट लीथल डोज इज 34 to 60 mg per kg body weight. The lethal dose which is the dose which is likely to cause death. In adults, the lethal dose of fluoride is 34 to 64 mg per kg body weight, whereas the safety tolerated dose is 1/4 certainty lethal dose. आप कर लें 10 to 15 mg per kg body weight सेफ्टी टॉलरेटेड डोज है, लेकिन इसमें भी एडवर्स इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। और जो एडल्ट लीथल डोज है वो 34 to 64 mg per kg बॉडी वेट है। What are the symptoms of fluoride toxicity? Acute fluoride toxicity के symptoms हैं vomiting, nausea, diarrhea, pain in abdomen or extremities, difficulty in speech, thirsty, weak pulse, coma, convulsions, cardiac arrhythmias causes death. Death will occur within 4 hours. If the patient survives for 24 hours, the prognosis is good. अच्छा, इसमें होता ये है कि एक्यूट जब सिंगल इंजेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोराइड होता है तो उसके सिम्टम्स वॉमिटिंग, नॉजिया, डायरिया, पेन, डिफिकल्टी इन स्पीच, वीक पल्स, कॉमा, कन्वर्जन, इवन कार्डिक एरिथमियाज विच कैन कॉज डेथ। डेथ विद इन 4 आवर्स हो जाती है। और अगर पेशेंट 24 आवर्स सर्वाइव कर जाता है, लीथल डोज को सर्वाइव कर जाता है, 24 आवर्स तक जिंदा रह लेता है, तो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, उसके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या आती हैं? बेसिकली फ्लोराइड करता क्या है कि वो आपकी जो माउथ, थ्रोट और एसोफेगस जो पूरी लाइनिंग होती है जो स्टमक तक जा रही है उसमें हेमरेज कॉज करता है, क्रोसिव चेंजेस उसमें लाता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है और ये सारे क्रोसिव रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। So the main pathological changes which acute fluoride toxicity causes are mainly the corrosive changes, hemorrhagic changes in the stomach, and changes in duodenum, small intestine, and large intestine. What is the treatment of acute toxicity of fluoride? Treatment mainly milk or egg can be given. This serves two purposes: protect upper gastrointestinal tract from chemical burns and provide calcium that acts as a binder for
फ्लोराइड, लाइम वाटर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल्स एंड वॉमिटिंग। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट ये होती है कि आप मिल्क देते हो या एग देते हो पेशेंट को। उसका होता क्या है कि जब आपके हेमरेजेस और क्रोसिव पूरी ड्यूडेनम और स्टमक और अपर लाइनिंग ऑफ द जीआई में सारी क्रोसिव रिएक्शन हुआ होता है, मिल्क जब हम देते हैं तो वो उससे केमिकल बर्न्स जो हुए होते हैं वो प्रोटेक्ट करता है, उसको कोट कर लेता है, उसमें थोड़ा रिलीफ आता है। दूसरा, मिल्क में कैल्शियम होता है। कैल्शियम हमने बताया था कि जब मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा था कि व्हेन कैल्शियम इज प्रेजेंट तो फ्लोराइड एब्जॉर्ब नहीं होता, फ्लोराइड की एब्जॉर्प्शन डिले हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। जब हम मिल्क या कोई भी कैल्शियम फ्लोराइड के साथ इंजेस्ट करते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, इसलिए वी ट्राई टू गिव कैल्शियम इन एक्यूट टॉक्सिसिटी। लाइम वाटर भी देते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल्स देते हैं, कोशिश करते हैं कि पेशेंट को वॉमिटिंग करवा दें तो दैट जिसने इंजेस्ट किया हुआ है वो निकल आए। हॉस्पिटल में क्या इसका मैनेजमेंट होती है, कार्डिक मॉनिटरिंग। आप कार्डिक एरिथमियास के लिए कार्डिक मॉनिटर करते हैं उनको। पेशेंट्स को गैस्ट्रिक लेवाज वॉश कर देते हैं, स्टमक वॉश करते हैं, ओरल और आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं सो दैट वो उसकी एब्जॉर्प्शन ना होने दे फ्लोराइड की। यूरिन आउटपुट इंक्रीज कर देंगे। बेसिकली फ्लोराइड इज एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनीज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जब यूरिन आउटपुट इंक्रीज कर देंगे तो यूरिन से थ्रू फ्लोराइड एक्सक्रीट होने शुरू हो जाएगा। जनरल सपोर्टिव मेजर्स पेशेंट के स्टार्ट्स देखेंगे, आईवी उसको मेंटेन करेंगे, जनरल मेजर्स बाकी जो हम करते हैं वो करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस वाज एक्यूट toxicity of fluoride. Acute toxicity जो है that can cause death within 4 hours of ingestion of a single large dose. So acute is more dangerous than chronic fluoride toxicity. Chronic fluoride toxicity क्या होता है कि we take small amount of fluoride for a longer period of time which causes side effects or adverse effects on the enamel or on the bones of the individual. Enamel पे acute chronic fluoride toxicity के क्या effects होते हैं? The influence of chronic fluoride intoxication is on the structure of enamel in the development of mottled enamel. हमने पढ़ा था कि जब तो excess fluoride ingest करते हैं systemically तो mottling of enamel हो जाती है। What is mottling of enamel? फ्लोरोसिस में हमने इसकी स्टेजेस पढ़ी थी जब हमने फ्लोराइड ग्रीन फ्लोरोसिस इंडेक्स पढ़ा था कि इसमें इनिशियली वाइट स्पॉट्स पड़ते हैं, फिर ब्राउन स्पॉट्स पड़ते हैं, मॉटलिंग हो जाती है, डिस्कलरेशन ऑफ एनामल हो जाती है, ब्रेटन्स डीमिनरलाइजेशन ऑफ एनामल हो जाती है। Characterized by minute white flakes, yellow or brown spots scattered irregular over the surface. फ्लोराइड की वही सारी स्टेजेस हमने जो पढ़ी थी वही इनिशियली वाइट स्पॉट्स फॉर्म होने शुरू होते हैं, फिर वो येलो स्पॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो डीमिनरलाइजेशन ऑफ एनामल शुरू हो जाती है जिसमें येलो एरिया ज़्यादा एनामल के ऊपर आ जाता है। फ्लोरोसिस occurs symmetrically within dental arches. सिमेट्रिकल होता है क्रॉनिक फ्लोरोसिस, जाहिर है जब हम सिस्टमिकली ज़्यादा इंजेस्ट कर रहे हैं फ्लोराइड तो वो सिमेट्रिकली एक्ट करेगा अपर और लोअर टीथ पे। Premolar are mostly affected and permanent teeth are mostly affected, although mottling is also seen in primary teeth. Primary teeth में भी देखी जाती है लेकिन permanent teeth are mostly affected. Premolar teeth में फिर premolar सबसे ज़्यादा affect होते हैं। Now what is the treatment of mottled enamel? हमने देख लिया कि mottled enamel इस तरह होता है, अब हमने teeth ठीक करने, इनकी appearance ठीक करनी है। माइल्डर फॉर्म जिसमें वाइट स्पॉट्स पड़े होते हैं वो विद इन टाइम व्हेन यू रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इनटेक तो वो खुद से ही चले जाते हैं। whereas the removing minor stains by grinding or polishing can be done, या उसकी एचिंग करेंगे पॉलिशिंग करेंगे तो जो माइनर स्टेन्स होते हैं वो चले जाते हैं। इसकी ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग हम किस डेंटल प्रैक्टिस में सोडियम हाइपोक्लोराइड से करते हैं। Bleaching is done. Use of composite as a filling material हम यूज करते हैं। यूज ऑफ विनेयर्स, व्हाट इज विनेयर्स? विनेयर्स ये होता है, ये हम
कैपिंग होती है ना, यू विनेयर्स यूज करते हैं, दीज आर बेसिकली यूज्ड फॉर द एस्थेटिक पर्पसेस. दिस इज एचिंग, जो हम एचिंग करेंगे पेशेंट की, इस तरह हम विनेयर्स अप्लाई करेंगे. अच्छा, वो एनामल पे साइड इफेक्ट्स है क्रॉनिक फ्लोराइड टॉक्सिकेशन के. Secondly, the fluoride also acts on the skeletal system, bones of the body. पे इनका क्या adverse effect होता है? Vague pains in small joints of the hand and feet, knee joints, joints in the spine. ये mainly pain cause करता है joints of the body पे, small joints पे ज़्यादा effect करता है. Stiffness of the spine occurs because of chronic intoxication and difficulty in walking. Rigidity of thoracic cage. Thoracic cage जब आपका रिब केज जिसको आप कह लें, जब ये रिजिड हो जाएगा तो आपको डिस्निया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. तो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम में ये क्या करता है कि ये रिजिडिटी ऑफ बोन्स कर देता है, स्पाइन को भी स्टिफ कर देता है, थोरेसिक केज को भी स्टिफ कर देता है. डिफिकल्टी आपके लिए वॉकिंग में डिफिकल्टी हो जाती है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो जाती है. पेन कॉज करता है स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड, फीट, नी और स्पाइन. किडनी फिक्स का क्या इफेक्ट होता है? इट में एग्रीवेट रीनल डिजीज. अगर ऑलरेडी किसी पेशेंट में रीनल प्रॉब्लम चल रही है तो ये इसको एग्रीवेट कर देता है, बिकॉज इट इज मेनली एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी. This was toxicity of fluoride. There are mainly two types of toxicity: acute and chronic. Acute is because of the ingestion of single large dose, and chronic is due to the ingestion of small doses of fluoride on a longer period of time. Acute is very dangerous because it causes death within 4 hours of ingestion, and chronic causes long-term problems like on the enamel, on the skeleton system of the body. Now, what is defluoridation? Defluoridation से आपको पता चल रहा है कि फ्लोरिडेशन क्या होता था. हम वाटर में फ्लोराइड या किसी भी वाटर में, मिल्क में फ्लोराइड ऐड कर रहे होते थे टू टेक आउट द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ द फ्लोराइड टू रिड्यूस द केरीज. डीफ्लोरिडेशन मीन्स कि जब किसी भी पानी में या किसी भी चीज़ में फ्लोराइड एक्सेस अमाउंट में होती है तो हम उसमें से फ्लोराइड रिमूव कैसे करते हैं. फ्लोराइड को रिमूव करना इज नोन एज defluoridation. It is a very expensive process. The need to fluoridate water supply to reduce dental caries is balanced by a similar need to remove excessive amount of fluorides from naturally fluoridated waters. हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ स्प्रिंग्स में, कुछ एरियाज में वाटर फ्लोरिडेशन ऑलरेडी वाटर उस एरिया का होता ही उसमें फ्लोराइड ज़्यादा है. कुछ जगहों पे वैसे ही फ्लोराइड की क्वांटिटी पानी में ज़्यादा होती है, उसमें से हमने एक्सेस अमाउंट रिमूव करना होता है. नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लोराइड विच इज़ 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड अगर हम इंजेस्ट करते हैं, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस बिकॉज इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ dental caries. But if excess amount is present, it will cause chronic fluoride toxicity, and we have to remove fluoride from water. Defluoridation of water is more than 10 times as expensive as fluoridation. It is a very expensive process. मेथड्स क्या होते हैं? एक बेसिक मेथड होता है डिफ्लोरिडेशन का. उस मेथड में होता है कि द आइडियल मेथड टू डिफ्लोरिडेट एन एरिया इज टू ब्लेंड द वाटर from the well with the excess amount of fluorine with another water supply deficient in fluorine. जो सिंपल मेथड है वो ये है कि हम एक ऐसे एरिया का वाटर जिस एरिया में फ्लोराइड ज़्यादा है, उस एरिया के पानी को हम ऐसे एरिया के पानी के साथ ब्लेंड कर दें जिसमें फ्लोराइड कम है. इसके लिए हमें सिर्फ कनेक्टिंग पाइप्स चाहिए होंगे. हमारा और कोई ये इतना एक्सपेंसिव मेथड नहीं है. इसमें हमने सिर्फ 2 एरियाज़ के पानी को आपस में ब्लेंड कर देना. इसके एडवांटेज क्या है कि इसमें एक्सपेंडिचर कम है, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, हमें सिर्फ कनेक्टिंग पाइप्स चाहिए. So the simple method is to connect the water of 2 different areas, one with the higher concentration of fluoride and one with the less or with almost negligible amount of fluoride in the water. इसकी disadvantages क्या है?
It can be used only in areas where extremes in concentration exist. मतलब कि ये इसकी डिसएडवांटेज ये है कि हमें वो दो पानी कनेक्ट करने होंगे जिसमें एक्सट्रीम्स हो, एक वो पानी जिसमें एक्सट्रीम या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लोराइड और एक वो पानी जिसमें बिल्कुल फ्लोराइड प्रेजेंट ना हो, तो हमें ये एक्सट्रीम्स नहीं मिलती। इसलिए इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि हमें एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं मिलती। Hence, alternative chemical methods need to be used. इसलिए हमें chemical methods use करने चाहिए। ये हमारा basic method था in which we connect the two different areas together through connecting pipes, and we defluoridate water. The other methods are chemical methods in which we have additive method. Additive method में क्या करते हैं? In this method, chemicals are added to precipitate the fluoride, and then the fluoride is passed through mixing basins, flocculation units, setting basins and filtering beds. अच्छा, additive method से हमें ये पता चल रहा है कि हम इसमें addition कर रहे हैं। केमिकल्स की एडिशन करेंगे हम पानी में। कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं इसमें? लाइम विच इज कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कंपाउंड डोलोमाइट, एंड एल्यूमिनियम सल्फेट विच इज एलएम। ये तीन किस्म के केमिकल्स यूज होते हैं, ये हम पानी में ऐड करते हैं। जब हम ये पानी में ऐड करते हैं तो ये प्रेसिपिटेट फ्लोराइड प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में अपेयर हो जाती है। जब ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में अपेयर होती है तो हमने पहले भी वाटर फिल्ट्रेशन में पढ़ा था कि ये मिक्सिंग बेसिन्स में डालते हैं जहाँ पे इनकी मिक्सिंग होती है, केमिकल की पानी के साथ मिक्सिंग होगी। फ्लॉक्यूलेशन यूनिट्स में फिर ये जाएंगे। फ्लॉक्यूलेशन क्या होता था? स्लो मिक्सिंग और स्लो स्टिरिंग ऑफ दैट वाटर। पहले मिक्स किया केमिकल, उसके बाद उसकी स्लो स्टिरिंग की। जब स्लो स्टिरिंग हो गई तो ड्यूरिंग स्लो स्टिरिंग हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। फ्लॉक्यूलेशन यूनिट्स में प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। फिर हम उसको सेटिंग बेसिल्स में आगे ट्रांसफर करते हैं जहाँ पे प्रेसिपिटेट्स सेट हो जाते हैं और फ्लोर जो क्लीन वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है। फिर फिल्टरिंग बेड्स के थ्रू प्रेसिपिटेट्स फिल्टर हो जाते हैं और क्लीन वाटर निकल जाता है। दिस इज द मेथड ऑफ fluoride defluoridation. In this method, chemicals are added in water. The chemicals used are lime, magnesium compounds, and aluminum sulfate. First of all, we add the chemical in the water. After that, flocculation is done, which is slow stirring, in which precipitates will form. That precipitates will settle, and clean water will be filtered through the filtering beds. इसमें कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो मुझे बता दें। अभी तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो तो मुझे बता दें। उसके बाद ये एडिटिव मेथड था। अब आ जाता है एड्सॉर्प्शन मेथड। नाउ व्हाट इज एड्सॉर्प्शन मेथड? एड्सॉर्प्शन मेथड ये होता है कि द वाटर रिच इन फ्लोराइड इज रन ओवर कॉन्टैक्ट बेड्स where the fluoride is removed by ion exchange. अब इसमें ये होता है कि ये हम डिफरेंट केमिकल्स ले लेते हैं, उसको हम एक लार्ज एरिया पे स्प्रेड कर देते हैं और उस सारे केमिकल्स के थ्रू हम वाटर को कांटेक्ट में लाते हैं। जब वाटर कांटेक्ट में आता है आयन एक्सचेंज के थ्रू फ्लोराइड उसमें से रिमूव हो जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव मेथड एंड इट इज़ नॉट यूज, क्योंकि इतना लार्ज एरिया। कॉन्टेक्ट बेड्स को आप एग्जांपल ले लें कि बड़ी बड़ी ट्रेज जिसमें होती हैं उसमें हम कोई भी केमिकल जो यूज़ हो रहा होता है वो स्प्रेड कर देते हैं, उसके ऊपर से हम फ्लोराइड वाटर पास करते हैं सो दैट ऑल द वाटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दैट केमिकल एंड द फ्लोराइड इज रिमूव। इतना पहले एरिया अवेलेबल नहीं होता। एरिया अवेलेबल हो भी तो जो केमिकल्स इसके लिए यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए ये मेथड यूज़ ही नहीं होता। द केमिकल यूज इन एड्सॉर्प्शन मेथड्स आर synthetic hydroxyapatite, ion exchange resin, activated alumina, polystyrene, defluorone, and magnesia. These are the chemicals used for adsorption methods, which are extremely expensive. Now, what is Nalgonda technique? Nalgonda technique is the technique in which
Chemicals like lime, bleaching powders and filtering alum is added in sequence to the fluoride water. The fluoride is then passed through the flocculation, sedimentation and filtration chambers. नहीं, केमिकल्स नहीं ऐड होते, उसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है, वैसे भी केमिकल्स नहीं ऐड होते, ये टेक्निक हम यूज़ करते ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि एक तो ये इतनी एक्सपेंसिव होती है और इसमें इतना ज़्यादा एरिया रिक्वायर्ड होता है कि ये टेक्निक यूज़ ही नहीं होती. The chemicals lime, bleaching powder and filtrum alum is added in sequence to the fluoride water. The water is then passed through the flocculation, sedimentation and filtration. अब ये जो latest technique which is being used in many countries is known as Nalgonda technique. इस technique में होता है कि हम chemicals add करते हैं like lime, bleaching powder and filtering alum फ्लोरिडेटेड वाटर में. जब हम ये केमिकल्स ऐड करते हैं तो इसमें वही हम सारा प्रोसेस रिपीट करते हैं. पहले हमने केमिकल्स ऐड किए, फिर उसकी फ्लोकुलेशन की, इस फ्लोकुलेशन प्रोसेस में प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में सेटल हो जाएंगे और फिल्ट्रेशन चैम्बर से वाटर फिल्टर होके निकल जाएगा. दिस इज द टेक्निक विच इज बीइंग यूज्ड इन मेनी कंट्रीज नाउअडेज, नोन एज नलगोंडा टेक्निक. अच्छा, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. अभी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो मुझे बताएं. एनीथिंग विच इज़ नॉट क्लियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मैं एक दफ़ा क्विक इसकी पूरे चैप्टर की कोशिश करती हूँ, मैं रिविजन करवा दूँ. कोई चीज़ क्लियर नहीं है मुझे बताएं. एनीथिंग विच इज़ नॉट क्लियर. बेटा लीथल डोज इज नॉट 5 से ऊपर आप ले लो तो एडवर्स रिएक्शंस आने शुरू होते. तो जो प्रॉपर लीथल डोज है ना, दैट इज 35 mg. वो तो 35 mg है. ये लीथल डोज है जिस पर एडवर्स रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं, वरना नॉर्मल डोज जो है वो आपकी 1.723 है. नॉर्मल डोज जो आपकी फ्लोराइड की है वो 1.723 है. लीथल डोज 5 से ऊपर आपको नहीं लेनी चाहिए. रिएक्शंस है ना, मैक्सिमम तो आप 35 लो तो उस पर एडवर्स रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं. नॉर्मल रेंज ही आपकी 1.723 है. पानी में इट्स 1.5 mg. थ्रू वाटर जो आप नॉर्मल आपकी डेली यूज़ किया दैट इज़ 1.5 mg. एंड थ्रू फूड इट इज़ ऑलमोस्ट 1, तो आपकी टोटल बन जाती है 1.723 mg डेली इनटेक ऑफ फ्लोराइड. अभी मैं लीथल डोज वाली भी आपको क्लियर कर देती हूँ. मैंने आपको स्लाइड में दिखाया भी था कि जो लीथल डोज है दैट इज़ अराउंड 60 mg, 35 to 60 mg. अच्छा, एक दफ़ा एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. हमने इसमें हिस्ट्री पढ़ी थी फ्लोराइड की. फ्लोराइड में हुआ क्या था, डॉक्टर मैके थे, ही वेंट टू कोलोराडो एंड ही सॉ दैट देयर वर फ्लोराइड स्टेन्स ऑन द टीथ ऑफ Colorado or teeth of the people of Colorado Springs. He was सरप्राइज टू सी कि वो मेजॉरिटी 90% ऑफ द पीपल जो इस एरिया में रिजाइड कर रहे थे उन सब के टीथ पे वो स्टेन था. उस स्टेन को वो कोलोराडो स्टेन कहते थे. फिर उन्होंने डॉक्टर ब्लैक के पास गए, फर्दर रिसर्च की, फिर डॉक्टर डीन्स ने ये कंक्लूड किया कि दिस इज सोरोसिस एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इन द वाटर एंड ही फर्दर गेव डीन्स फ्लोरोसिस इंडेक्स. और आगे फर्दर उन्होंने काम किया. ये आउटलाइन थी. फिर हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्लोराइड पढ़ा था. मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्लोराइड एब्जॉर्प्शन जो है वो फ्लोराइड की किस तरह होती है, उसकी एक्सक्रीशन थ्रू किडनीज होती है, स्वेट होती है, मेनली थ्रू किडनीज होती है. एब्जॉर्प्शन मेनली फ्लोराइड की टीथ में होती है, उसके बाद बोन्स में होती है. फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिस्टेमिक फ्लोराइड्स पढ़ा था.
सिस्टेमिक फ्लोराइड्स के मेनली 4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे। ये हमने सोर्सेज ऑफ फ्लोराइड पढ़ी थी। फ्लोराइड इज मेनली in the form of calcium fluoride, in the form of fluoroapatite crystals, or in the form of aluminium fluoride, which is also known as cryolite. डेली इनटेक हमारा एडल्ट का 1.7 to 3.3 mg है, ठीक है। 1.5 mg थ्रू वाटर एंड 0.2 to 1.8 mg थ्रू फूड। हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ ली, मेनली टीथ में होती है। एक्सक्रीशन मेनली किडनी से होती है। ऑस्टियस टिश्यू में भी एब्जॉर्ब होता है। हिस्ट्री बैकग्राउंड हमने देख लिया कि डॉक्टर मैके ने मेनली कोलोराडो स्प्रिंग्स में जाके इस पर रिसर्च की थी। फिर हमने देख लिया कि हम इसमें 2 तरह के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लोराइड्स होती हैं। वन इज सिस्टेमिक एंड वन इज टॉपिकल। सिस्टेमिक मीन्स विच इज गोइंग इनटू द systemically, which you ingest them systemically, whereas topically means which is applied topically on the teeth. सिस्टेमिक में वाटर फ्लोरिडेशन थी, मिल्क फ्लोरिडेशन थी, सॉल्ट फ्लोरिडेशन थी, फ्लोराइड ड्रॉप्स थे, फ्लोराइड टैबलेट्स थी, फ्लोराइड लोजेंजेस थी। टॉपिकल फ्लोराइड में वी हैड सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, एसिडुएटेड फॉस्फेट फ्लोराइड, फ्लोराइड वार्निश, फ्लोराइड डेंटिफ्रिस एंड फ्लोराइड माउथ रिंसेस। सिस्टेमिक फ्लोराइड में वाटर फ्लोरिडेशन हो गई, सॉल्ट फ्लोरिडेशन हो गई, मिल्क फ्लोरिडेशन आ जाती है। स्विश एंड सॉलो टेक्निक आपको पता है, स्विश एंड सॉलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। इन दिस टेक्निक द चाइल्ड chew the tablets and then swish it with the saliva in between the teeth for a minute before swallowing both the topical and systemic dosage of fluoride. फ्लोराइड ड्रॉप्स हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पढ़ा था कि मेनली सिस्टेमिक फ्लोराइड्स के 4 टाइप्स के होते हैं। रेंडरिंग एनामल मोर रेजिस्टेंस टू एसिड डिसोल्यूशन, inhibition of bacterial enzyme systems, enzymatic action, and by reducing tendency of the enamel surface to absorb proteins, and modification in the size and shape of teeth। मैं आपको क्विक इसकी रिवीजन कराती हूँ। इसमें रेंडरिंग एनामल मोर रेजिस्टेंस टू एसिड डिसोल्यूशन क्या था कि बेसिकली आपका टूथ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स का बना होता है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स में सेंटर में आपका हाइड्रोक्सिल आइन होता है, साइड्स पे उसके कैल्शियम आइन होता है, उसके साइड्स पे फॉस्फेट आइन्स होता है। आपने बेसिकली स्ट्रक्चर माइंड में रखना है। एनामल इज बेसिकली मेड अप ऑफ रॉड्स, मिलियन ऑफ रॉड्स होते हैं विच आर in the present in the enamel, and each rod is further made up of हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स। हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारे सेंटर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, उसके साइड पे कैल्शियम होगा और उसके साइड पे फॉस्फेट होगी। अब नॉर्मल रूटीन में ये सिमेट्री हम मेंटेन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि कैल्शियम के दोनों साइड्स पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आए। एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एक साइड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। हाइड्रोक्सिल आइन इस फॉर्मेशन में निकल जाता है। जब हाइड्रोक्सिल आइन रिमूव होता है तो वहाँ पे एक वॉइड बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बैक्टीरिया एक्ट करेगा तो वो उस वॉइड पे एक्ट करेगा और डीमिनरलाइजेशन ऑफ द टूथ करेगा, विच फर्दर कॉजेस केरीज। अगर हम फ्लोराइड सिस्टेमिकली हमारे अंदर एक्सेसिव फ्लोराइड होगी या टॉपिकली अप्लाई की होगी, जिस भी फॉर्म में फ्लोराइड एक्सेस में प्रेजेंट होगी, तो हाइड्रोक्सिल आइन ग्रुप जब उधर से निकलेगा तो फ्लोराइड उस हाइड्रोक्सिल आइन ग्रुप का जो वॉइड होगा उसको फिल कर लेगी और हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स को फ्लोरो एपेटाइट क्रिस्टल्स बना देगी, जो विच आर मोर स्टेबल टू एसिड डिसोल्यूशन और जो बहुत स्टेबल होते हैं, डीमिनरलाइज नहीं होते। इस तरह ये केरीज प्रिवेंट करती है। सेकेंड इसका मेथड का सिस्टेमिक फ्लोरिडेशन का इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम सिस्टम। इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम सिस्टम क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया को ग्लूकोज चाहिए होती है टू लिव। जो प्लांट में बैक्टीरिया होता है विच रिलीज एसिड, इसको ग्लूकोज चाहिए होती है टू रिलीज इट्स एसिड एंड कॉज द डीमिनरलाइजेशन ऑफ टूथ।
तो फ्लोराइड क्या करता है, अपटेक ऑफ बैक्टीरिया जो अपटेक बाय द प्लाक है उसको रेजिस्ट करता है, अपटेक ही नहीं होना देता। सो दैट जब वो बैक्टीरिया ही अवेलेबल नहीं होगा, जब प्लाक में वो सॉरी फ्लोराइड ये करता है कि प्लाक में अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनहिबिट कर देता है। जब ग्लूकोज नहीं मिलेगी प्लाक में, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगी, वो फर्दर एसिड नहीं प्रोड्यूस करेगा और डीमिनरलाइजेशन नहीं होगी, केरीज नहीं होगी। समझ आ गई है? प्लाक में जो बैक्टीरिया उसको ग्लूकोज चाहिए होती है एसिड प्रोड्यूस करने के लिए, फ्लोराइड वो ग्लूकोज ही अपटेक नहीं होने देगा कि वो अपना एसिड प्रोड्यूस करे। फ्लूइड क्या होता है कि जब फ्लोरोएपेटाइट क्रिस्टल बन जाता है तो वो एक स्टेबल कंपाउंड होता है, उसमें आयन एक्सचेंज नहीं होता, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस नहीं होती, तो केरीज प्रोड्यूस नहीं होती। फोर्थ क्या होता है कि जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लोराइड प्रोवाइड किया जाता है तो अर्ली स्टेज में जब चाइल्डहुड से तो जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ जाती है। फॉर एग्जांपल शेलो डस्ट होंगे, वाइट पिटन फिशेस होंगे जिसमें फूड स्टिक नहीं होगा और बैक्टीरिया एक्यूमुलेट नहीं होगा और एसिड डिसोल्यूशन नहीं होगी। ये चार मेन मैकेनिज्म थे सिस्टेमिक फ्लोराइड के। फिर हमने पढ़ा था टॉपिकल फ्लोराइड्स। टॉपिकल फ्लोराइड्स मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स को फ्लोरोएपेटाइट क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करता है। ऑपरेटर एडमिनिस्ट्रेट होते हैं टॉपिकल फ्लोराइड which are fluoride solutions and fluoride gels। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट होते हैं जिसमें फ्लोराइड डेंट्रीफिसेस और फ्लोराइड माउथ रिंसेस आ जाते हैं। डेंट्रीफिसेस मेनली हम टूथपेस्ट को ही कहते हैं। ये हमने सारा पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था toxicity of fluoride। Toxicity of fluoride is mainly of two types, acute and chronic। acute जो सिंगल इंजेक्शन ऑफ लार्ज डोज से होती है, chronic जो लॉन्ग टर्म इंजेक्शन ऑफ स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ फ्लोराइड से होती है। acute से डेथ हो जाती है, मेनली उसके एडवर्स फॉरन से एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। क्रॉनिक के लेटर ऑन एडवर्स इफेक्ट आते हैं और मेनली इट इफेक्ट्स द इनामल ऑफ द टूथ एंड स्केलेटल सिस्टम्स। फिर हमने पढ़ा था डीफ्लोरिडेशन। डीफ्लोरिडेशन मेनली थ्री टाइप्स की होती है। एक सिंपल मेथड होता है जिसमें हम कनेक्टिंग पाइप्स के थ्रू वाटर कनेक्ट करते हैं और दो इस तरह के वाटर को कनेक्ट करेंगे जिसमें एक में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होगा, एक में फ्लोराइड कंटेंट कम होगा, उन दोनों को ब्लेंड कर देंगे। सेकेंड मेथड इसका था एडिटिव मेथड, जिसमें हम केमिकल्स ऐड कर देते हैं लाइक लाइम, मैग्नीशियम कंपाउंड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। थर्ड मेथड एड्सॉर्प्शन मेथड था जिसमें फ्लोराइड वाटर इज रन ओवर कॉन्टैक्ट बेड्स and in this through ion exchange method fluoride is removed from the water. This is a very expensive method and it is not used. Nalgonda technique is the mainly technique which is being used in many countries. In this we add chemicals like lime, bleaching powder, filtrum alum to the fluoridated water and it forms precipitates and it is then filtered through the filtration chambers. So this was all about fluorine। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बहुत अच्छा से ये प्रिपेयर करना है। 20% आपका पेपर इसी चैप्टर में से आ जाता है। 5 to 6 MCQs आ जाते हैं और 2 to 3 SCQs आपके फ्लोराइड वाले चैप्टर में से आते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में से है तो मुझे बता दें, कोई चीज़ समझ ना आई हो। मेटाबॉलिज्म इसका मुश्किल था, मैंने आपको 2 दफ़ा पिछले लेक्चर में भी मेटाबॉलिज्म करा दिया, इस लेक्चर में भी करा दिए। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मुझे बता दें। ओके, थैंक यू।